नमस्कार। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 18 टोपी पढ़ेंगे। टोपी पाठ के लेखक है सृंजय। इन्होंने एक चिड़िया और चिड़ा यानी मादा चिड़िया और नर चिड़ा दोनों की कहानी के आधार पर यह बताने का प्रयास किया है कि गरीब व्यक्ति का शोषण नहीं होना चाहिए, उसे वास्तविक उसके काम के हिसाब से मजदूरी मिलनी चाहिए, जबकि उच्च वर्ग के लोग उन्हें पूरा मेहनताना नहीं देते हैं, उनका शोषण करते हैं। इससे गरीब अपने 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने के लिए दिन रात मेहनत करता है और उच्च वर्ग के लोग, अधिकारी वगैरह सभी अच्छे शान और शौकत से अपना जीवन यापन करते हैं। इस आधार पर सृंजय लेखक है। सृंजय द्वारा लिखित कहानी शीर्षक टोपी में एक थी गौरैया। गौरैया का अर्थ है गौरैया, जो अपने घरों में चिड़िया होती है, आपने देखी होगी, नर चिड़िया जिसको चिड़ा भी कह सकते हैं। और एक था गबरा, नर गौरैया। गौरैया तो मादा और गबरा नर, एक दूसरे के परम संगी थे। संगी यानी साथ साथ रहने वाले, साथ साथ रहने वाले। जहाँ जाते तब भी जाते, साथ ही जाते, साथ हंसते, साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते, एक साथ सोते। भिन्न सार यानी प्रातःकाल, भिन्न सार यानी प्रातःकाल। होते ही खोते से निकल पड़ते दाना चुगने, और खोता यानी अपना घोंसला। छुटपटा होते ही खोते में आ घुसते, यानी जब हमारा शाम की समय जो अंधेरा सा हो जाता है, प्रकाश भी रहता है, उस समय को कहते हैं छुटपटाता होते ही। अपने खोते यानी घोंसले में आ घुसते, थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते। वो जहाँ जहाँ भी जाते अपना भोजन तलाश करने के लिए, चुगने के लिए, वहाँ पर जो भी देखते हैं उनको आपस में अपन शेयर करते हैं, देखते और सुनते हैं और एक दूसरे को शेयर करते। एक शाम गौरैया बोली, यानी मादा चिड़िया। गौरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फबता है, यानी अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। फबता यानी जमता है। उन पर कपड़ा कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा जमता है उन पर कपड़ा। खाक फबता है, खाक फबता है। गबरा तपाक से बोला, कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है आज लठजीरा चुग गया हो। गौरैया बोल पड़ी। गौरैया ने क्या कहा? लठजीरा चुग लिया है चिड़ा ने, चिड़ा चिढ़ने लग गया। खाक फबता है, लठजीरा का मतलब एक ऐसा पौधा होता है, चिचड़ा का पौधा, जिसको खाने से यानी मर जाता है, लठजीरा। आगे देखिए, कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक तो जाती है। गौरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुगड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है। सुगड़ यानी सुंदर, सुगड़ यानी सुंदर। काया का एक एक कटाव मेरे सामने है। रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। आपके शरीर के ऊपर रोवे यानी एक एक पंख की रंगत आप मुझे अच्छी लग रही है। अब अगर तू मानुष की तरह खुद को सराफा ढक लेगी
सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी यानी छुप जाएगी। ओझल होना यानी छुप जाना। ओझल होना यानी छुप जाना। कि नहीं, कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गौरैया बोली, मौसम की मार के बचने के लिए पहनता है आदमी। गौरैया ने क्या जवाब दिया? कपड़ा अच्छा लगने के लिए नहीं पहनता आदमी, मौसम की मार, सर्दी गर्मी बरसात यानी मौसम की मार के लिए आदमी पहनता है। तू समझती नहीं, गौरा हंसकर बोला, कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सकत भी जाती रहती है। सकत यानी शक्ति, पहनने की यानी ये सर्दी गर्मी बरसात को सहन करने की शक्ति भी खत्म हो जाती है कपड़ा पहनने से। और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। बड़ा क्या है? लफड़ा भी है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। क्या पता चल जाती है? औकात। औकात यानी हैसियत पता चल जाती है। आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने के बाज नहीं आता, नहीं छोड़ना चाहता का आदमी कपड़ा पहनना। गौरैया बोली, नित्य नए नए लिबास सिलवाता रहता है। लिबास यानी परिधान, वस्त्र। रोजाना, नित्य यानी रोजाना नए नए कपड़े सिलवाता है। यह निरा पोंगापन यानी मूर्खता। पोंगापन यानी मूर्खता। गौरा बोला, आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते है उन्हें भी दास्ताने और मौजों से ढक लेता है। सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले। चिढ़ाने क्या कहा? अपन तो नंगे ही भले, बिना कपड़े के ही अच्छे लगते हैं। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गौरैया बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। गौरैया बोली कि उनके मनुष्य के सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। टोपी तू पाएगी कहाँ से? गौरा बोला, टोपी तू पाएगी कहाँ से? गौरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है। जानती है एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। जरा सी चूक हो जाए टोपी उछल के चली जाती है। यानी अपनी टोपी सलामत रहे, इसी फ्राक में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। मेरे मान तो तू इस चक्कर में मत पड़ ही मत। गौरा था तनिक समझदार, इसलिए सक्की, जबकि गौरैया थी जिद्दी और धुनकी पक्की। दोनों की व्यक्तित्व की चित्रण किया यहाँ पर लेखक ने कि गौरा कैसा था? समझदार और सक्की प्रवृत्ति का था, जबकि गौरैया कैसी थी? जिद्दी स्वभाव की और धुनकी पक्की। ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया कि जहाँ चाहा वहीं रहा। मालूम के मुताबिक अगले दिन दोनों घूड़े पर चुगने निकले। घूड़ा उसे कहते हैं जहाँ पर हम पशुओं के गोबर वगैरह डालते हैं, और या अपना घर में जो भी कचरा इकट्ठा हो जाता है उसको भी उसी में डाल देते हैं, उसी को कहते हैं घूड़ा। घूड़े पर चुगने के लिए निकले। आगे, चुगते चुगते उसे रुई का एक फवा मिला। रुई का एक फवा मिल गया। रुई कपास कॉटन, उसका फवा मिल गया। मिल गया मिल गया मिल गया। गौरैया मारे खुशी के घूरे पर लौटने लगी। अरे क्या मिल गया रे? गौरे ने चिहा कर पूछा। गौरे ने जोर से चिल्लाकर पूछा कि क्या मिल गया? मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गौरैया ने गौरे के सामने रुई का फुआ धर दिया। गौरैया ने गौरे के सामने यानी चिड़ा के सामने रुई का फुआ धर दिया कि ये मिल गया। तेरे जैसा ही एक बावरा और था। तेरे जैसा ही एक बावरा और था। गौरा बोला,
रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। क्या मिल गया? चाबुक। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार, किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक किसे कहते हैं? चाबुक घोड़े को यानी चलाने के लिए जो अस्त्र काम में लिया जाता है उसे चाबुक कहते हैं। शस्त्र काम में लिया जाता है। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा, चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। सब काम धंधा छोड़ वह बावरा ताम्र रटता रहा, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। गवरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फौए से लेकर टोपी तक का सफ़र तुझे कुछ अच्छा कुछ अता पता है? बस देखते जाओ। चिड़िया बोली, बस देखते जाओ। अब वैसे बनती है, अब कैसे बनती है टोपी? गौरैया रुई का फुआ लिए एक धुनिया के पास चली गई और बड़े मनोहार से बोली, धुनिया भैया, धुनिया भैया, भैया रुई के फौए को धुन दो। दुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर बरसों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जई पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। तू तो ये यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने। उज्र न करो भैया। क्या कहा उसने? उज्र न करो भैया, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, इसे धुन दो। यानी उजरत यानी पूरी मजदूरी दूंगी। क्या दूंगी? पूरी मजदूरी दूंगी। आगे, इसे धुन दो भैया, आधा तू ले ले, आधा मैं ले लूंगी। धुनिये को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजदूरी कभी न मिली। 16 आने में 8 आने मजदूरी तो इसके लिए सपना थी। वह झट से तैयार हो गया। घर चो उसकी तानी बज उठी। उसने बड़े मन से रुई धुनी, लो इसे। उसमें से आधा धुनिये ने ले लिया और आधा गौरैया ने ले लिया। इससे उत्साहित गौरैया एक कोरी के यहाँ गए। कोरी एक ऐसा समाज होता है जो रुई से सूत काटता है। उनके पास चले गए और कहने लगे, कोरी भैया, इस धुनी हुई रुई से सूत काट दो। कोरी की कमर झुकी हुई थी, उसके बदन पर धज्जी हो चुका था। एक धुस्सा डाल रहा था। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भाग तो हो कि नहीं? देख तो नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए अचकन के लिए सूत काटना है। अचकन यानी कमीज, जो शर्ट कहते हैं आज के युग में, बदन पर पहने जाने वाला वस्त्र, अचकन के लिए सूत काटना है। मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्हार गाने की। भैया, इस मलूक में सब क्या राजा जी के लिए होता है? मलूक यानी इस पूरे राज क्षेत्र में, मुल्क में राजा जी के लिए होता है। गौरैया अचरज से बोली, तू किस मलूक से आई है? तू कहाँ से आई है? कोरी ने उसे भर आंख देखा। जानती नहीं यहाँ का चलन खट मरे वर्धा, बैठा खाए तुरंग। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए ही होता है। राजा जी के लघुए भगुए भी तो बहुत हैं, इसी में उनका भी काम होता है। कहने का मतलब है कि राजा जी के कार्य, राजा जी के नाम से उनके कार्य करने वाले कार्यकर्ता, सहयोगी, सेना वगैरह सब इसी से, उन्हीं के नाम से होता है। गौरैया बोली, मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे। माकूल यानी वाजिब मुआवजा देंगे। माकूल यानी वाजिब मुआवजा देंगे। वाजिब यानी सही मुआवजा देंगे। गौरैया बोल पड़ी, इसे काट दो, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूँगी।
कोरी भी तैयार हो गया। इतनी वाजिब मजदूरी पर काम न करना मूर्खता होती है। तन तन करके उसने तकली चरखी ताता थैया करने लगी। सूत काटने का जो कहते हैं चरखा, उसकी तकली चरखी ताता तैया करने लगी। काफ़ी महीन और अच्छेदार सूत काट दिए उसने। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गौरैया को आगे बढ़ने का पर उकसा दिया। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे, बुनकर भैया, इस कटे हुए सूत से कपड़ा बुन दो। बुनकर इन्हें अगबग होकर देखने लगा। हटते हो कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। बागा यानी उनकी पोशाक, राजा जी की पोशाक बुननी है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे। कारिंदे यानी राजा जी के कर्मचारी हाजिर हो जाएंगे, हाजिर यानी उपस्थित हो जाएंगे। साब करे भाव तो जवाब करे चाकर। साहब तो करे भाव और जवाब करे चाकर। नौकर चाकर क्या करें? जवाब। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया, यानी काम में लग गया। इसे बुन दे भैया, गौरैया ने साहस संजोकर कहा। हम सेंत मेत का काम नहीं करवाते, इसे बुन दे और आधा तू ले ले, आधा हम ले लेंगे। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं, वह तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसार दिया। उसका करगा चलने लगा, ढरकी ढुलकने लगी। थोड़ी देर में उसने काफ़ी घपस और दबीज कपड़ा बुन दिया। बहुत अच्छा, आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने। गौरैया ने 3/4 मंजिल मार ली थी, यानी 3 व्यक्तियों से काम करवा लिया। कपड़ा लिए वह दर्जी के पास जा पहुंची। कहाँ पहुंच गई अब कपड़ा लेकर? दर्जी के पास। दर्जी भैया, इसकी टोपी सिल दो। खिसकती हो कि नहीं यहाँ से? दर्जी रोज से बोला। देखते नहीं राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। राजा जी के 7 रानियों में से 7वीं रानी के 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस 10 रतन के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं। झब्बे यानी गर्मियों में पहने जाने वाले वस्त्र, छोटे बच्चों के। दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आह भरी। कुछ देना न लेना, भर माथे पसीना। यहाँ आ जाते हो, कुछ देना लेना तो है नहीं, और भर माथे पसीना। मजदूरी इतनी हो जाती है, कोई मिलता नहीं है, काम बहुत सारा हो जाता है। फोकट में राजा जी का कार्य करना पड़ता है। हम तो भैये बेगार में कुछ करवाते नहीं। बेगार यानी बिना पैसा दिए हुए काम करवाना बेगार कहलाती है। गौरैया बोली, इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियां सिल दे। एक तू ले ले, एक हम ले लेंगे। मुंह मांगी मजदूरी पर कौन मुंजी तैयार न होता। खच खच उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियां सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फुंदे भी जड़ दिए। एक टोपी पर 5 फुंदने लगा दिए। कपड़े के फुंदने लगते हैं, उनको लगा दिया। फुंदने वाली टोपी पहनकर तो गौरैया जैसे आपिस में न रही, यानी अपने आप को आपे से बाहर कर दिया। 1.5 टांगों पर ही लगी नाचने, फुदक फुदक कर लगी गौरा को दिखाने। देख मेरी टोपी सबसे निराली, 5 फूंदने वाली। वाकई तू तो रानी लग रही है, गौरा बोला। गौरे को भी आखिरकार कहना पड़ा। रानी नहीं, राजा कहो मेरे राजा। गौरैया ऊंचा उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा?
टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मारा। हुलस यानी इच्छा ने जोर मारा, आशा ने, कि क्यों नहीं इस मलूक के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए। जायजा यानी देखभाल की जाए कि राजा इस मलूक यानी इस राज्य का राजा कौन है, कैसा है, क्या है, उसके बारे में पता करना चाहिए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। चिड़िया गौरैया कहाँ जा बैठी? राजा का जो महल था उसके कंगूरे के ऊपर जा बैठी। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। राजा चौबारे पर बैठा हुआ था चबूतरे पर, और जो उसके सेवक थे उनसे मालिश करवा रहा था फुलेल से। राजा उस वक्त अधनंगा बदन यानी कमर से ऊपर का बदन बिल्कुल बिना वस्त्र के था, नंगे सिर था, सिर पर कोई टोपी ताज नहीं थी। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था, तो दूसरा हाथ पाँव की उंगलियों मोड़ रहा था, तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था, तो चौथा पिंडली पर गुद्दी काट रहा था। गौरैया कंगूरे पर से ही चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नज़र गौरैया के से टकरा गई। राजा की नज़र किसके ऊपर पड़ी? गौरैया ऊपर। गौरैया के सिर पर फुंदेदार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। अकल यानी दिमाग चकरा गया। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। अरे कोई मेरी टोपी लाओ, जरा जल्दी, राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। कोई मेरी टोपी लाओ जल्दी से। टोपी आ गई, राजा ने झट पहन ली। देख रही फदगुद्दी, मेरी टोपी में 5 फुंदने। गौरैया ने अब दूसरा ही राग अलापना शुरू कर दिया। पहले तो कोई राजा के सिर पर टोपी नहीं, मेरे सिर पर टोपी। पर टोपी जैसे ही राजा ने पहनी तो गौरैया बोली कि मेरे सिर पर टोपी है, उसमें 5 फुंदने हैं। गौरैया ने अब दूसरा राग अलाप करना शुरू कर दिया। राजा जी की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुंदने, राजा की टोपी में फुंदने नहीं। राजा को बेहद हेटी महसूस हुई, शर्म, हेटी यानी शर्म महसूस हुआ। इस मलूक यानी इस राज्य के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की है मजाल, औकात, मजाल यानी औकात, यह बुरी तरह बिगड़ गया। इस फदगुद्दी की गर्दन मसल दो, राजा ने आदेश दिया। इसकी गर्दन मसल दो, पंख ने नोच लो। सिपाहियों देर न करो। क्षमा करें महाराज, मंत्री ने हाथ जोड़ दिए। मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। मंत्री ने मना कर दिया, अभी मच्छर मारने से, चिड़िया मारने से क्या होगा, अपने आप चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ, उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गौरैया की टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने झट वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। कारीगर के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया, यानी सोच में पड़ गया कि हमारी टोपी, हमारे काम, हमारे बस इतने अच्छे नहीं बनते, इसकी चिड़िया के अच्छे क्यों बने, इस गौरैया की टोपी अच्छी क्यों बनी, इतना अच्छा कपड़ा कैसे बना, मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची। सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर देखने लगा। इतनी नगीना टोपी इस मलूक यानी इस राज्य में बनाई किसने? राजा के मन में ख्याल आया, अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। राजा चाहे और पता न चले, गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। दुहाई अंदाता, क्या कहा? दुहाई अंदाता। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। दुहाई अंदाता, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई? मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंद राजा की आवाज़ निकली। दुहाई अंदाता, हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार,
उम्दा यानी अच्छा था कपड़ा, एकदम गपस और दबीज यानी मुलायम और अच्छा था। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना? नाक की मानिंद राजा फूंक मारने लगा, नाकों से गुस्से में फूंक मारने लगा, गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ। माफी बख्शे सरकार, माफी नहीं, वजह बताओ। सूत बड़ा ही उम्दा था, यानी सूत बहुत अच्छा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। इतना महीन सूत किसने काता? शेर की मानिंद राजा की दहाड़ मारी, शेर की तरह राजा ने दहाड़ा जोर से। इतना महीन सूत किसने काता? गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ। जान बख्शे महाराज, जान नहीं, वजह बताओ। रुई बड़ी बेहतरीन थी, रुई बहुत अच्छी थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी? बिजली की तरह राजा की आवाज कड़की, हाँपते छाती पीटते धुनिया हाजिर हुआ। क्षमा अंदाता, क्षमा नहीं, वजह बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चोरों ने मिलकर इस गवरैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया? आपके लिए भी किया है सरकार, धुनिये ने जमीन पर लेटकर कहा। आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार, हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी, इतनी अच्छा क्यों नहीं था? अभय दान दे तो बोलूं सरकार। दुनिया बोला चलो दिया। अभय यानी निडर, ताकतवान। राजा बोले अब बताओ। महाराज, इस गवरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता, इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी यह आधा दे देती थी, इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई। सरकार, दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। देख ले राजा, आंख में उंगली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेगार की नहीं है यह। गवरैया फिर चिल्लाने लगी, यह राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल, इसका धन घट गया, लगता है इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। राजा तो वाकई अकबका गया। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इसी टोपी के सामने अपनी टोपी की कम सूरती, तीसरे खजाने की खुलती पोल। इस पाखी को कैसे पता चला, इस पाखी यानी पक्षी को कैसे पता चला कि धन घट गया है? तमाम बेगार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। इतना ऐसो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजमे का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे? तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने। मंत्री ने होले से कहा, यह मुंहफट तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी। अब मुंहफट किसके लिए कहा गया है? गवरैया के लिए। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना। टोपी वापस कंगूरे की और हवा में उछाल दी गई। गवरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक है, मुझसे डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुंहफट के मुंह लगे, क्यों मंत्री जी? कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। धन्यवाद। इस पाठ के प्रश्न उत्तर गूगल क्लासरूम पर आपको करने हैं। थैंक यू।